नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग तृतीय पॉलिटिकल साइंस में जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके अंतर्गत अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था में मुख्यतः दास प्रथा पर उसके विचार, संपत्ति एवं परिवार के बारे में जो अरस्तु ने कहा है वो सारा इसमें आता है। तो दास प्रथा के बारे में अरस्तु ने जो कहा था उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज हम संपत्ति और परिवार के बारे में अरस्तु क्या कहते हैं इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं संपत्ति के बारे में अरस्तु के विचार आपको बताऊं, प्लेटो क्योंकि अरस्तु के गुरु थे और प्लेटो ने संपत्ति और परिवार का साम्यवाद दिया था, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को पहले के व्याख्यान में। तो प्लेटो ने जो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद दिया उसके अंतर्गत संरक्षक वर्ग यानी जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है उनको संपत्ति और परिवार से वंचित रखा। अरस्तु प्लेटो का शिष्य होने के नाते उनका खूब सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी अगर विचारों में उनका मतभेद था तो वो खुलकर सामने आया करते थे। तो अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद यानी संपत्ति और परिवार के बारे में जो विचार दिए थे प्लेटो ने, उसका खुलकर विरोध किया, उसकी आलोचना भी की और उन्होंने ये कहा कि परिवार और संपत्ति अत्यंत आवश्यक है, ये प्राकृतिक आवश्यकताएं होती है, स्वाभाविक होता है। तो प्लेटो के संपत्ति और परिवार के बारे में जो विचार थे उसकी खूब आलोचना की है अरस्तु ने और ये कहा कि संपत्ति और परिवार जो है उसकी विचारधारा को लेकर मैं प्लेटो से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्लेटो ने तो इन सब का विरोध किया था संरक्षक वर्ग के लिए और उसका विचार है कि अपने जीवन के विकास हेतु समाज के सभी वर्गों को संपत्ति और परिवार का अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। संपत्ति के बारे में अरस्तु कहते हैं कि संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए या राज्य के लिए आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि पारिवारिक जीवन तथा सुख के लिए संपत्ति आवश्यक और अपरिहार्य है। व्यक्ति को खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और निवास के लिए मकान की आवश्यकता होती है। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। ये सभी आवश्यकताएं संपत्ति के आधार पर ही पूरी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने का कार्य भी संपत्ति के आधार पर ही संभव है। अरस्तु का विचार है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु का तो विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं व रीति रिवाजों द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित हो। निजी संपत्ति की प्रथा का औचित्य भी अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए हैं इस पर भी, और उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति के औचित्य के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए जा सकते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। अरस्तु का कथन है कि जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। व्यक्ति उस समय निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करेंगे जबकि उनका निजी स्वार्थ उसमें निहित होगा। इस प्रकार व्यक्ति के कठिन परिश्रम से संपूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होता है। अरस्तु ने अपने इस तर्क में निजी स्वार्थ को सामाजिक प्रगति के साथ जोड़ दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जब संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझेगा तो उसको बढ़ाने के लिए वो मेहनत करेगा, वो प्रगति भी करेगा और वो समाज की प्रगति होगी। दूसरी बात वो कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है और यह परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए अपरिहार्य है, अत्यावश्यक है। संपत्ति के आधार पर
व्यक्ति जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है। अगली बात वो ये कहते हैं कि निजी संपत्ति सद्जीवन का भी एक आवश्यक साधन है। संपत्ति के आधार पर ही व्यक्ति का विकास संभव है। निजी संपत्ति के अभाव में उदारता, स्वतंत्रता और अतिथि सत्कार जैसे गुण नहीं अपनाए जा सकते। अर्थात जितने भी मानव सुलभ सद्गुण हैं वो संपत्ति के आधार पर विकसित किए जा सकते हैं। अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करते हैं। संपत्ति सुख का एक साधन है क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति संपत्ति से प्रेम करते हैं। निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना भी उत्पन्न करता है। संपत्तिहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति होती है वे इसकी रक्षा के लिए राज्य की ओर देखते हैं और राज्य के कार्यों में रुचि भी लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वे इसका प्रबंध करना जानते हैं और इस प्रकार के अनुभव के आधार पर राज्य के प्रबंध में उपयोगी रूप से वो भाग भी लेते हैं। इसी कारण अरस्तु नागरिकता का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहता है जिनके पास में निजी संपत्ति हो। तो अरस्तु ने निजी संपत्ति के औचित्य को स्वीकार किया और यह कहा कि संपत्ति को एक साधन मात्र मानना चाहिए क्योंकि उसके अनुसार संपत्ति की कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्येक परिवार में उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी कि उसके समुचित जीवन यापन के लिए आवश्यक है। तो आवश्यकता से अधिक संपत्ति का होना उतना बुरा है जितना कि आवश्यकता से कम। अतः पर्याप्त संपत्ति होनी चाहिए और निजी संपत्ति के कारण ही समाज प्रगति करता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होता है संपत्ति रखना और उसको बढ़ाना। उन्होंने संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपाय के बारे में भी बताया। अरस्तु असीमित संपत्ति का समर्थक कभी नहीं रहा। यह बात उसके द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपायों की विवेचना से स्पष्ट हो जाती है। प्राकृतिक उपायों के अंतर्गत उन कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है जिसके आधार पर जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कृषि, पशुपालन और शिकार को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। वह व्यापार को संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है क्योंकि उसका उद्देश्य संपत्ति का संग्रह होता है। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ कमाकर अपार संपत्ति संग्रह का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए अरस्तु इसे संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है। संपत्ति के वितरण के बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे और ये कहा कि संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु उसका उपभोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सके। संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपभोग व्यक्तिक हो। और तीसरी बात वो कहते हैं संपत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपभोग भी सामूहिक हो। क्योंकि अरस्तु ने संपत्ति का बहुत ही सुंदर विवेचन किया। अरस्तु धन के दूषित वितरण और आर्थिक विषमता को जन असंतोष और क्रांति का कारण भी मानता है तथा आर्थिक विषमता को रोकने के लिए 3 वैकल्पिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अरस्तु इनमें से प्रथम विकल्प के पक्ष में वह ये कहता है कि यह स्पष्टतया श्रेष्ठ है कि संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। उसके अनुसार धनी व्यक्तियों को अपना धन सार्वजनिक कार्यों में लगाना चाहिए जिसमें पुस्तकालय, चित्रशालाएं, उद्यान साधारण जनता के लिए खुले होने चाहिए। निजी संपत्ति को सामान्य उपभोग के साथ संयुक्त करके वह व्यक्तिवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाओं के लाभ प्राप्त कर लेता है। तो निजी स्वामित्व से आर्थिक और नैतिक लाभ प्राप्त होते हैं और सामान्य उपभोग से राज्य में एकता की भावना का भी संचार होता है। तो यद्यपि अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता किंतु वह प्लेटो के समान संपत्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम को सभी बुराइयों की जड़ भी मानता है। वह प्लेटो के इस विचार को भी स्वीकार करता है कि राज्य के विनाश का सबसे बड़ा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता कि उत्पादन और वितरण की व्यवस्था उन व्यक्तियों के हाथ में रख दी जाए जो इसका निजी लाभ के लिए उपयोग करें। वस्तुतः अरस्तु एक समन्वयवादी विचारक है और उसकी यह समन्वयवादिता उसकी निजी संपत्ति विषयक धारणा में विशेषताएं देखने को मिलती है। इसी तरह से उन्होंने परिवार के बारे में अपने विचार रखे। अरस्तु
प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता है और उसके अनुसार यह नितांत अप्राकृतिक है। उसकी कटु आलोचना भी अरस्तु ने की। अरस्तु ने कहा, परिवार संस्था को मानव जीवन के लिए स्वाभाविक, आवश्यक और उपयोगी मानना बहुत जरूरी है। वह लिखता है कि परिवार विकसित समुदायों में सबसे प्रमुख समुदाय है जो मनुष्य द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। अरस्तु ने यह भी कहा कि स्त्री, पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। तो परिवार को अरस्तु ने एक प्राकृतिक संस्था माना जिसका अस्तित्व व्यक्ति की काम वासना, संतानोत्पत्ति, प्रेम, त्याग और अन्य प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त करता है। परिवार का आधार विवाह है जो अपने आप में एक पवित्र संस्था है। परिवार राज्य का आधार है और राज्य की भांति प्राकृतिक है। ऐतिहासिक दृष्टि से परिवार ने ही राज्य की उत्पत्ति को संभव बनाया है। तो व्यक्ति के लिए परिवार इसलिए आवश्यक है कि वह प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसके द्वारा नागरिकों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया जाता है। परिवार के संबंध में अरस्तु के विचारों को व्यक्त करते हुए फोस्टर ने लिखा कि यह मानव विकास के मार्ग में बाधक नहीं वरन साधक है। यह एक घोंसले के सदृश है, पिंजरे के नहीं। तो इसी तरह से अरस्तु ने यह भी कहा कि पुरुष का विशेष गुण आदेश देना और स्त्री का विशेष गुण आदेश का पालन करना है। तो अरस्तु परिवार और विवाह संस्था को उपयोगी मानते हुए इनको बनाए रखने के समर्थक हैं और उनका ये कहना था कि स्त्री और पुरुष की आयु में 20 वर्ष के अंतर को उचित मानते हुए वो ये कहते हैं कि विवाह के समय स्त्री की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 37 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं जिसमें परिवार और संपत्ति ये दोनों हैं और इन दोनों को प्राकृतिक यानी स्वाभाविक संस्था मानते हुए अरस्तु ने इनका समर्थन किया है और इसको स्वीकार भी किया है। प्राथमिकता प्रदान करते हुए अरस्तु ने कहा कि परिवार से ही ग्राम, नगर राज्य और फिर राज्य जैसी संस्था हमारे सामने आती है। इसलिए परिवार एक विवाह संस्था बहुत पवित्र संस्था है और इसमें ही व्यक्ति के सद्गुणों का विकास भी होता है। धन्यवाद।